Hello, psychology people, and welcome back. We are doing chapter 2 Methods of Inquiry in Psychology. And the topic for today is Nature of Psychological Data. So, the topic is Nature of Psychological Data. अब psychological data का nature क्या होता है, किस तरीके से होता है? तो आपको ये तो पता है कि हम साइकोलॉजिस्ट डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट्स हाउ वी रिसर्च करते हैं हम। बट आपको ये भी पता, ये थोड़ा सा हैरानगी होती होगी कि साइकोलॉजिकल डेटा होता कैसे है आखिरकार, है ना? क्योंकि बाकी साइंसेस का डेटा तो फिर भी एक बार को समझ आता है कैसे कलेक्ट करते हैं, ये साइकोलॉजिकल डेटा का क्या मतलब है एज कम्पेयर टू अदर साइंसेस, वो क्या होता है ना? साइकोलॉजिस्ट जो है दे कलेक्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली हम वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिसमें हम डाइवर्स मेथड यूज़ करते हैं। वो मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल कोरिलेशन मेथड है, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड है, या फिर इंटरव्यू मेथड है। सो देयर आर डाइवर्स मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन सिंगुलर फॉर्म है तो हम उसको डेटम बोलते हैं, लेकिन अगर वो प्लूरल है तो उसको डेटा बोलते हैं। और ज़्यादातर डेटा वर्ड इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको डेटम बोलते हैं। ओके, सो चाहे वो इंडिविजुअल के ओवर्ट बिहेवियर के बारे में हो या कोवर्ट बिहेवियर के बारे में, चाहे उनके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में हो, चाहे उनकी मेंटल प्रोसेसेस के बारे में हो, हम सिंगुलर को डेटम और प्लूरल को डेटा बोलेंगे ना। डेटा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का, या फिर साइकोलॉजिकल रिसर्च का कह सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम कोई भी थ्योरी कैसे प्रूव करेंगे? अपनी थ्योरी को या तो फॉल्सिफाई होगा वो आइडिया, या फिर उसको वेरीफाई हमने करना है। कोई भी हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है उसको अगर हमें वेरीफाई करना है तो उसके लिए हमें डेटा कलेक्शन तो करनी है ना, रिसर्च तो करनी है। और रिसर्च करनी है तो मतलब डेटा भी कलेक्ट करना है। तभी हम अपनी रिसर्च को, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी को या साइकोलॉजिकल रिसर्च को या तो वेरीफाई कर पाएंगे या फॉल्सिफाई कर पाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, हंचेस हैं, नोशंस हैं, तो बेसिकली हाइपोथेसिस की बात हो रही है कि हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए या फॉल्सिफाई करने के लिए डेटा तो चाहिए। तो डेटा, लेकिन एक बात आपको ये समझनी वाली है यहाँ पर कि डेटा कभी भी इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं होती है। मतलब कोई भी जो डेटा है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। इस जब तक कि उसका कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं पता, या फिर उसके मेथड्स के बारे में नहीं पता, थ्योरीज क्या गवर्न करता है वो नहीं पता, कैसे कलेक्शन की गई है उस डेटा सैंपल की वो नहीं। तो अगर सिर्फ एक डेटा है, मान लो कि ये एक पाई चार्ट है, ये एक डेटा है जिसमें यहाँ पर लिखा है 20%, और यहाँ पे लिखा है 50%, और यहाँ पर लिखा है 30%। ठीक है, ये एक आपका पाई डायग्राम है। ठीक है, इतना तो मैथ्स में हमने 10th की मैथ्स में भी पढ़ा, उससे पहले भी पढ़ा। तो इस पाई डायग्राम में अगर मैं सिर्फ आपको ये डेटा दे दूँ, एक पाई चार्ट बना के 20, 50, 30%, आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता भैया किस कॉन्टेक्स्ट में ये डेटा बनाया गया है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो आप उसको कभी समझ ही नहीं पाओगे। मतलब ये डेटा आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है ना, बिकॉज आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में है ये डेटा। ठीक है, कैसे मेथड्स यूज़ करे हैं, क्या है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सिर्फ एक ये पाई चार्ट बना के दे दिया, तो इससे क्या प्रूव करना चाह रहे हो आप? क्या है ये 20%? ये क्या 20% लोग हैं, या 20% किसी और चीज़ की? यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं? ठीक है, वेरिएबल्स क्या हैं वो भी नहीं पता। तो ये है, किसी भी डेटा को समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, मेथड्स, थ्योरीज क्या, सब कुछ पता होना चाहिए, तभी उसका अंडरस्टैंडिंग बैठेगा। ऐसे तो इस डेटा का कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, समझ रहे हो? सो डेटा इस हिसाब से एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि ये डेटा जो है ये लोगों का डेटा है, उन लोगों का डेटा
कि जो मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर हैं या फिर उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो 20% ऐसे लोग हैं जो अवेयर ही नहीं है मेंटल हेल्थ को लेके, 50% ऐसे लोग हैं जो अवेयरनेस है जिनमें मेंटल हेल्थ को लेके, और 30% ऐसे लोग हैं जिसमें जिन लोगों में क्या कहते हैं, जिज्ञासा है, उनको दे वांट टू नो अबाउट मेंटल हेल्थ, उनको जानने का इच्छा है, तो इंटरेस्ट शो करते हैं वो मेंटल हेल्थ में। तो अब आपको समझ आएगा, ओ अच्छा ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डेटा है, और ये जो 20% है, 50% है, 30% है, ये लोगों को दर्शाता है, लोगों की परसेंटेज है। परसेंटेज ये किसकी है? ऑफ पीपल, ठीक है, जिनको मेंटल हेल्थ के बारे में पता है या अवेयरनेस है। तो अब आपको ये डेटा इंटरप्रेट करने में आसानी होगी और आपको डेटा समझ आ रहा होगा। तो डेटा इंडिपेंडेंट तो कुछ नहीं है ना, उसका अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो तभी आपको डेटा समझ आएगा, तभी डेटा की वैल्यू है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या वो बोल रहे हैं, नेक्स्ट बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है नेचर ऑफ डेटा के बारे में, वो ये कि डेटा इंडिपेंडेंट नहीं है फिज़िकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, ना ही वो जो पर्सन इन्वॉल्व है, टाइम, बिहेवियर, जब उस टाइम जब बिहेवियर आता हुआ, एवरीथिंग मैटर्स। अब अगर पिछले वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊं कि ये जो डायग्राम हमने बनाया था यहाँ पर, 20%, 50% और 30% का डायग्राम बनाया था ना, ठीक है। अगर ये मैं आपको बताऊं कि ये 20%, ये 50% और ये 20, ये 50 और ये 30%, ये है डेटा 2000 का, 2000 सन 2000 का डेटा है ये। वुड इट मेक सेंस? आज 2023 चल रहा है, टुडे इज़ 200 एंड ये 2023 है ना, 20th सेंचुरी में हम 23 यूज़ कर रहे हैं और ये 2000 का डेटा है, तो ये तो इररेलेवेंट हो गया ना, इट वुड नॉट मेक सेंस। तो हम किस टाइम पे डेटा कलेक्शन किया है, तो क्या टाइम था, उस टाइम पे कैसा बिहेव होता था, जो लोग 23 साल पुराना डेटा है। तो 2020 में मेंटल हेल्थ को लेके जो अवेयरनेस थी वो इतनी नहीं थी जितनी आज 2023 में है। तो बिहेवियर लोगों का चेंज हो चुका है इन 23 ईयर्स में। तो टाइम भी बदल गया है, बिहेवियर भी बदल गया है, जो लोग इन्वॉल्व हैं उस समय सर्वे पे जो लोग इन्वॉल्व थे वो इस समय तो उनकी सोच बदल चुकी होगी, ठीक है। हो सकता है कि ये जो 20% वाले लोग हैं ये कहीं ना कहीं इस थोड़े से इस 50% में मिल गए होंगे, या कुछ परसेंटेज जो है हमारी इस 30% में जाकर मिल गई होगी। आप समझ रहे हो? तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि टाइम का रेलेवेंस भी है, जो लोग इन्वॉल्व है उनका रेलेवेंस है, टाइम का रेलेवेंस है, बिहेवियर का रेलेवेंस है, सोशल कॉन्टेक्स्ट। हो सकता है कि ये जो डेटा है ये सिर्फ दिल्ली के लोगों के डेटा है, ठीक है, ये सिर्फ दिल्ली के लोगों का डेटा है, लेकिन आज मैं जो है दिल्ली एनसीआर, अब जो डेटा कलेक्ट करूँगी 23 में वो दिल्ली एनसीआर का होगा। तो इसका मतलब ये है कि डेटा इंडिपेंडेंट नहीं होता कभी भी, डेटा अपने आप में इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है, बिहेवियर लोगों का डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होता है, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो, और इसी तरीके से हमने जो पीछे पढ़ा था वो सब भी जानना ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि मेथड्स, कॉन्टेक्स्ट, कलेक्शन, थ्योरी, एवरीथिंग, हर चीज़ डेटा को जो है इम्पैक्ट करती है। तो डेटा इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है, मोटी मोटी जो है यही बात वो समझा रहे हैं बार बार। वी बिहेव डिफरेंटली, हम जो है जब ग्रुप में होते हैं तो हम डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, घर पे होते हैं तो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स के सामने बात करने से हिचकिचाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो अगर कोई साइकोलॉजिस्ट डेटा कलेक्ट कर रहा है और हमारे पेरेंट्स के सामने कुछ वो क्वेश्चन पूछ रहा है या क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो हो सकता है कि हम थोड़ा हिचकिचाएं बात करने में या टीचर्स के सामने, ठीक है। बट हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर मान लो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, उन सब पे रिसर्च हो रही है और हम भी उस रिसर्च का हिस्सा है, तो शायद हम उतना नहीं पार्टिसिपेशन में हिचकिचाएंगे, हम ज़्यादा खुल के पार्टिसिपेट करेंगे, चीज़ों को बताएंगे। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और साथ में डिफरेंट, हर पर्सन, एवरी पर्सन जो है वो सेम बिहेव नहीं करते, सेम सिचुएशन में वो
बिहेव करते हैं डिफरेंटली। ठीक है, एक ही सिचुएशन होगी, उसमें कोई कैसे बिहेव करेगा, कोई कैसे बिहेव करेगा, तो पर्सन टू पर्सन बिहेवियर डिफरेंट करता है इवन इन द सेम सिचुएशन। सो द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो है हमने बात करी थी सर्वे मेथड का। सर्वे क्या होता है कि जो पर्सन टू पर्सन जाके सर्वे करते हैं। इंटरव्यू करना मतलब वन ऑन वन इंटरव्यू करते हैं, ग्रुप इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं। तो इंटरव्यू करना मतलब आप उनसे सवाल पूछते हैं और वो आंसर करते हैं आपके क्वेश्चंस को। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि लैब में होता है एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें स्पेशली मतलब मेनली कॉग्निटिव साइकोलॉजी में यूज़ होते हैं। और जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई ग्रुप हो सकता है, यंग लोग हो सकते हैं, ओल्ड हो सकते हैं, मेल और फीमेल हो सकते हैं, यहाँ तक कि रूरल और अर्बन भी हो सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है मुझे अपने जो रिसर्च है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे ही करनी है। हो सकता है जो मेरी रिसर्च है वो किसी ऐसे टॉपिक पे है कि मैं रूरल एरिया में जाके करना चाहती हूँ, कि भाई मैं जानना चाहती हूँ कि उन लोगों का मेंटल हेल्थ को लेके क्या नज़रिया है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि रूरल जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं होते, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। उनके लिए मेंटल हेल्थ का मतलब है कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब है कि बंदा पागल है। ठीक है, तो हो सकता है उनकी सोच ऐसी हो, उनका नज़रिया क्या है देखने को, मैं उस पर रिसर्च करना चाहती हूँ। तो ये रूरल पे भी रिसर्च हो सकती है। अर्बन तो मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो हम रिसर्च करते ही रहते हैं, राइट। और it is possible that when you interview a student they may behave in a particular manner। ठीक है, किसी गिवन सिचुएशन में जब आपको पता है कि आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, अगर और रिकॉर्ड जब होएगा ना तो आप उनकी परमिशन से ही करेंगे। ठीक है, ऐसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आप बिना किसी के भी परमिशन से ही मतलब रिकॉर्ड करोगे। जो भी आपके रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स हैं, ऐसे रिसर्च आप रिकॉर्ड अपनी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उनका बिहेवियर जो है चेंज हो जाता है जब आपको पता है कि आपका एवरी वर्ड इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, या आप अंडर ऑब्जर्वेशन हो। अगर आप लैब एक्सपेरिमेंट की भी बात करें, चलो लैब में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई रिसर्च हो रही है, लेकिन आपको ये तो पता है कि आपके ऊपर रिसर्च हो रही है, आप अंडर ऑब्जर्वेशन हो। समबडी इज़ ऑब्जर्विंग यू, योर बिहेवियर, द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग, जो भी आपके रिस्पॉन्सेज है वो भी कलेक्ट कर रहे हैं डेटा। तो ऑब्वियसली हमारा बिहेवियर थोड़ा सा सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। बट देन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन यू मे फाइंड द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही हैज़ रिपोर्टेड। लेकिन जब आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करोगे तब आपको पता चलेगा उन्होंने जो रिपोर्ट करा है वो तो उसके बिल्कुल उल्टे है। मान लो कोई बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, ठीक है, लेकिन उसने जब आपने उनको कोई रेटिंग स्केल दिया या कोई आइटनरी दी या कुछ टेस्ट दिया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोवर्ट बताया। ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन में आपने ऑब्जर्वेशन करी तो आपको पता चला कि उन्होंने तो गलत रिपोर्टिंग करी थी। तो ऐसे क्रॉस चेकिंग करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, डेटा में। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर जो है डेटा का वो ये है कि डेटा अपने आप में कोई रियलिटी नहीं बताता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये डेटा देख के कोई रियलिटी पता चल जाएगी, आप उसके इन्फ्लुएंसेस निकालते हो क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो आपको ही पता है ना। जब हमें पता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में किस बारे में बात हो रही है, किस बारे में रिसर्च हो रही है, तो उस हिसाब से जो उसके इन्फ्लुएंसेस है, इन्फ्लुएंसेस मतलब उनका जो रिजल्ट है डेटा का या उसका जो मीनिंग है बेसिकली। ठीक है, तो वो मीनिंग हम असाइन करेंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस मतलब कि मीनिंग तो अटैच जो करेंगे मीनिंग वो रिसर्चर करता है अपने हिसाब से। ठीक है, डेटा अपने आप में कोई रियलिटी नहीं बताता है, बट जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस टॉपिक को लेके हमने जिस हाइपोथेसिस पे रिसर्च करी है उस हिसाब से हम उसके इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं। नाउ डेटा कलेक्शन में या जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोल लो, डेटा बोल लो, जो हम कलेक्ट करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला होता है डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन बोले तो कि आपकी जो पर्सनल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है उसको डेमोग्राफिक बोलते हैं। जैसे नेम आ जाएगा उसमें, ठीक है, आपका नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, बर्थ ऑर्डर क्या है। बर्थ ऑर्डर का मतलब आ गया आप मान लीजिए 4 बच्चे हैं एक घर में, तो आपका फर्स्ट नंबर है, आप सेकंड चाइल्ड हैं, थर्ड चाइल्ड हैं,
कौन से नंबर के चाइल्ड है, वो होता है बर्थ ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, मान लो 3 भाई बहन हैं या 4 भाई बहन हैं, तो आप सेकंड नंबर पे हैं, फर्स्ट नंबर पे हैं। या टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिबलिंग्स की बात हो रही है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स क्या है कि हम 4 भाई बहन हैं। तो चलो जी, नंबर ऑफ सिबलिंग पता चल गया। एजुकेशन मतलब आपने कितना पढ़ाई करे हैं, क्या ऑक्यूपेशन आपका, क्या जॉब करते हैं आप, ठीक है, उसके बारे में पूछते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है आपके, लोकेलिटी क्या है रेजिडेंस की, कहाँ रहते हैं, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, पेरेंट्स की एजुकेशन क्या है, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, फैमिली इनकम कितनी है, और भी वगैरह 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 बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं। इस सभी इंफॉर्मेशन आती है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के अंदर। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, इसको एक ही हेडिंग है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। सेकेंड आता है फिजिकल इन्फॉर्मेशन। फिजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, फिजिकल इन्फॉर्मेशन में आता है हमारा सबसे पहले तो कि हम कहाँ रहते हैं, इकोलॉजिकल कंडीशंस क्या है हमारी, हम हिली एरिया में रहते हैं, हम डेजर्ट में रहते हैं, हम जंगल में रहते हैं, किसी फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट में रहने का मतलब है कि जैसे हम बात कर रहे थे ना पीछे कि अर्बन क्या कहते हैं, अर्बन उस पर रिसर्च करते हैं या फिर रूरल एरिया के लोगों पर रिसर्च करनी है, तो उस हिसाब से मोड ऑफ इकोनॉमी मतलब आपकी अर्निंग का सोर्स क्या है, क्या कैसे कमाते हैं, कितना पैसा घर में आता है, हाउस की कंडीशन क्या है, घर का छोटा मतलब 1 BHK है कि 3 BHK है, घर कैसा कितना बड़ा है, क्या फैसिलिटीज़ हैं। अब रूरल एरिया में तो छोटी छोटी से हट्स होते हैं, छोटे छोटे, यहाँ 1 BHK ही रूम होते होंगे, है ना। और फैसिलिटी की बात करें तो वहाँ पे उनको शायद पानी की भी मतलब दिक्कत होती है, बिजली की भी दिक्कत होती है, लाइट नहीं है प्रॉपर, वाटर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, कुछ कम्यूनिकेशन वहाँ पे ठीक नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके घर पे अवेलेबल है, नेबरहुड आपका कैसा है, स्कूल कैसा है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं अब जितनी, यहाँ तो मेट्रो चलती है, हर जगह तो मेट्रो नहीं चलती। तो वो चीज़ें फिज़िकल कंडीशंस में आ जाती हैं। फिर आ गया आपका फिजियोलॉजिकल डेटा, वो था फिजिकल, ये है फिजियोलॉजिकल। दिस फिजियोलॉजिकल डेटा जो है एंड साइकोलॉजिकल डेटा आर कलेक्टेड अबाउट आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, हार्ट रेट, लेवल ऑफ फटीग मतलब कितनी जल्दी आप थक जाते हैं, गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन मेजर करी जाती है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, ईईजी बोलते हैं इसको, कि मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से यहाँ पे क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से यहाँ पर मतलब है हमारी ब्रेन में कौन सी एक्टिविटी होती है, न्यूरल, बेसिकली यहाँ पे न्यूरल एक्टिविटी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ब्रेन सेल्स, ठीक है, हमारे ब्रेन में जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो न्यूरल एक्टिविटी मतलब ब्रेन एक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन जो मेजर करते हैं हम ईईजी से। ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स क्या हैं, रिएक्शन टाइम ड्यूरिंग ऑफ स्लीप, ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको बोलते हैं, पैटर्न ऑफ ड्रीम अगर आपको सपने आते हैं नहीं आते हैं, जैसा भी है, अमाउंट ऑफ सैलिवेशन, ठीक है, रनिंग जंपिंग रेट्स इन केस ऑफ एनिमल स्टडीज़। तो डिपेंडिंग कि आपको क्या क्या डेटा की ज़रूरत है वो सब कलेक्ट होता है। ये सारा डेटा जो है फिजियोलॉजिकल डिटेल में आ जाता है, फिजियोलॉजिकल डेटा में। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में। साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है ना, साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका आईक्यू की बात हो रही है, कितना आईक्यू है आपका, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, किन चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हो, वैल्यू सिस्टम क्या है आपका, क्रिएटिविटी कितनी हाई है आपकी, इमोशनली आप कितने बैलेंस्ड हो, मोटिवेशन फैक्टर्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल अगर कोई डिसऑर्डर है कि नहीं, illusions, delusions, hallucinations, perceptual judgment, thought process कैसा है आपका, consciousness, subjective experiences और भी बहुत सी चीज़ें। इन्होंने delusion, hallusion, hallucination, illusion ये terms यहाँ पे perceptual judgments जो यूज़ करी हैं, ये basically क्लिनिकल साइकोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है। ये जो है ये साइकोलॉजी का साइन है, ऐसा जो मैंने ये बनाया ना, ये ऐसा, ये साइकोलॉजी का साइन है। आई होप यू नो दिस। और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बारी जब मुझे टर्म यूज़ करना होगा साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजी, तो मैं
इसी साइन को बनाऊंगी रिप्रेजेंट करने के लिए साइकोलॉजी को, ठीक है। तो ये सारी क्लिनिकल साइकोलॉजी का हिस्सा है, ये सारे टर्म्स साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नाउ ये जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी बात करी, ठीक है, डेमोग्राफिक डेटा की बात करी, फिजियोलॉजिकल डेटा की, फिजिकल डेटा की, जितने भी प्रकार के हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, डेटा कलेक्ट करना था, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी क्रूड फॉर्मेट में जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि वो कैटेगरीज में हो, सच एज हाई लो कैटेगरी में हो, या फिर जैसे क्रिएटिविटी की हमने बात करी तो हम क्रिएटिविटी आपकी हाई है या लो है ऐसे देख सकते हैं, बीपी हाई है लो रहता है बीपी ऐसे देख सकते हैं, येस और नो में कुछ चीज़ें देख सकते हैं हम। कुछ चीज़ों के लिए रैंकिंग प्रोवाइड की जा सकती है, ऑर्डिनल डेटा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 बच्चे हो आप, तो फिर कौन से ऑर्डर है आपका, या और भी चीज़ों को, या स्कोर्स दे सकते हैं कि जैसे मान लो आप अपनी 10 में से अपने आप को कितने स्कोर दोगे, या 20 में से कितना स्कोर दोगे, इस तरीके से। या कुछ स्केलिंग हो सकती है, जैसे अग्री डिसअग्री, स्लाइटली अग्री स्लाइटली डिसअग्री, इस तरीके से हो सकता है। तो दे आर वेरी, ये सब वेरियस कैटेगरीज हैं जिस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो वी obtain वर्बल रिपोर्ट्स भी हम लेते हैं। वर्बल रिपोर्ट्स मतलब यहाँ पे इंटरव्यू की बात हो रही है, ठीक है, इंटरव्यूज़ की बात हो रही है। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स मतलब अगर मैं ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। पर्सनल डायरीज कब कब यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली विद परमिशन से होगा, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कई बार हम मेंटेन करने के लिए भी बोलते हैं कि आप किसी किसी कोई फैक्टर, मान लो मैं ड्रीम के बारे में स्टडी करना चाहती हूँ, कितने फ्रीक्वेंटली ड्रीम्स आते हैं, किस तरीके के ड्रीम्स आते हैं, तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप एक डायरी मेंटेन करो। तो पर्सनल डायरीज़ भी हम फिर रिसर्च के दौरान इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल डायरीज़, ठीक है। फील्ड नोट्स हो गए, अगर मैं ऑब्जर्वेशन कुछ कर रही हूँ तो मैंने कोई अपने नोट्स बनाए हैं कि मैंने क्या ऑब्जर्वेशन करी है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। आर्काइवल डाटा मतलब जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें से डेटा देखना। तो सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसको एनालाइज किया जाता है सेपरेटली यूजिंग क्वालिटेटिव मेथड्स, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल टूल है अगेन, ठीक है, मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स आता है ना, स्टैट्स, तो ये उसका क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड। तो क्वालिटेटिव मेथड क्वालिटी की बात करता है, क्वांटिटेटिव मेथड क्वांटिटी की बात करता है, तो ये उस तरीके के रिसर्च में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। अगर ये लेक्चर क्लियर है, वेल एंड गुड, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे सारे 11th का पूरा कोर्स मैं कराऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है कोई, और यू वांट टू कनेक्ट टू मी, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।